साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए क्लास 12th ज्योग्राफ़ी का जो है टॉप 20 जो है मिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। और इसका जो है पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बनाकर जो है इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन का जो है ये पार्ट 1 सीरीज़ जो है आज से शुरू हो रहा है। तो देखिए, मानव भूगोल। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल क्या होता है? तो देखिए मानव भूगोल, तो देखिए भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर मानव की जब से उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मानव का जो है पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, क्या व्यवहार है, उसका जब अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। तो सिंपल सा परिभाषा है, याद रखिएगा कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो रेटजेल ने मानव भूगोल का परिभाषा क्या दिया है? तो उसके अनुसार क्या करना है? मानव भूगोल को परिभाषित करना है। तो देखिए, फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा, पूछ लेता लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल के जनक कहते हैं। तो देखिए, फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल। तो फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? तो देखिए, मानव भूगोल जो है मानव समाजों तथा धरातलों के बीच संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि मानव भूगोल जो है मानव समाजों और धरातलों यानी पृथ्वी के बीच के जो है क्या है? संबंधों का जो है यानी मिलावट का क्या है? अध्ययन है। तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो यही क्या है? फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कू एलन सैंपल के अनुसार जो है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, तो कू एलन सैंपल का पूरा नाम याद रखिएगा, कुमारी एलन सैंपल। तो देखिए, रेटजेल की शिष्या अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। तो याद रखिएगा, कू एलन सैंपल किस देश के थे? अमेरिकन थे। और कौन थे? रेटजेल की शिष्या थे। ठीक है? तो याद रखिएगा कि कू एलन सैंपल रेटजेल की शिष्या अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। तो देखिए, कू एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल। तो कू एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? तो देखिए, मानव भूगोल क्या है? क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। याद रखिएगा, कू-एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा क्या है? तो मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव तथा देखिए अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह जो है कथन किसका है? तो याद रखिएगा, कू-एलन सैंपल का। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार है? तो मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार है? तो देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति तो देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय और आकर्षक है। तो याद रखिएगा, मानव भूगोल की प्रकृति लोकप्रिय है, ठीक है? और आकर्षक भी है, यानी कि लोगों को अपने ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो लोकप्रिय और आकर्षक है। देखिए, जिसमें प्रकृति तथा मानव को किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि मानव भूगोल की प्रकृति इस प्रकार है कि देखिए, प्रकृति और मानव को किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए, यही कारण है कि हम प्रकृति तथा मानव मानव का अलग-अलग अध्ययन नहीं करते हैं। इसीलिए जब प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, तो मानव के बारे में भी अध्ययन करते हैं, और मानव के बारे में जब अध्ययन करते हैं, तो प्रकृति के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा कि मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय और आकर्षक है, जिसमें प्रकृति तथा मानव को किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। यही यही कारण है कि हम प्रकृति तथा मानव मानव का अलग-अलग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द्वितीयक क्रियाएँ से कि आप क्या समझते हैं? तो द्वितीयक क्रियाएँ से क्या समझते हैं? तो देखिए, द्वितीयक क्रिया, देखिए वे सभी क्रियाकलाप जिसके द्वारा प्राथमिक उत्पादों को अधिक उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, उसे द्वितीयक क्रियाएँ कहते हैं। तो याद रखिएगा, वे सभी क्रियाकलाप जिसके द्वारा प्राथमिक उत्पादों यानी कि प्राथमिक क्रिया से जो उत्पाद प्राप्त होता है, यानी जो कृषि से उत्पाद प्राप्त होता है, उसको अधिक उपयोगी उत्पादों में क्या किया जाता है? अधिक उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, उसे द्वितीयक क्रियाएँ कहते हैं। देखिए, जैसे विनिर्माण एवं उद्योग, जैसे में विनिर्माण एवं उद्योग किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक क्रियाएँ के अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण होता है किसी भी चीज़ को दोबारा बनाना, तो उसी को क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्वच्छंद उद्योग से आप क्या समझते हैं? इसके 4 विशेषताओं को लिखें। स्वच्छंद उद्योग क्या है? इसके 4 विशेषताओं को लिखना है। देखिए, वैसा उद्योग जिसमें एक या एक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसे स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। तो याद रखिएगा, वैसा उद्योग जिसमें एक या एक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। देखिए, स्वच्छंद उद्योग की 4 विशेषताएँ इस प्रकार है। तो ये देखिए, ये उद्योग क्या होते हैं? हल्के होते हैं। स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं? हल्के होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वच्छंद उद्योग होते हैं तो हल्के होते हैं। देखिए, इस उद्योग में
देखिए, कच्चे माल के स्थान पर कल पुर्जों का उपयोग होता है। कल पुर्जों यानी कि मशीन में लगने वाले छोटे-छोटे सामान जो होते हैं, उसका उपयोग होता है स्वच्छंद उद्योग में। याद रखिएगा, इस उद्योग में कच्चे माल के स्थान पर जो है कल पुर्जों यानी मशीन का जो छोटा-छोटा पार्ट हो गया, उसका क्या होता है, उपयोग होता है। देखिए, ये उद्योग स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त होते हैं। ये उद्योग क्या होते हैं, स्वच्छ होते हैं और प्रदूषण मुक्त होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि इसे आवासीय बस्तियों के समीप स्थापित किया जाता है, यानी कि घर के नज़दीक भी इसको लगाया जा सकता है, क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, ठीक है? तो स्वच्छंद उद्योग के बारे में याद रखिएगा, वो ऐसा उद्योग जिसमें एक या एक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसे स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। और इसमें विशेषता क्या है? तो देखिए, ये उद्योग हल्के होते हैं और देखिए इस उद्योग उद्योग में कच्चे माल के स्थान पर कल पुर्जों का उपयोग होता है। उसके बाद देखिए, ये उद्योग स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त होते हैं। उसके बाद देखिए, इसे आवासीय वस्तुओं के समीप जो है स्थापित किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, चतुर्थ क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, चतुर्थ चतुर्थ क्रिया, तो देखिए चतुर्थक क्रिया क्या होते हैं? देखिए, अनुसंधान अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित जो है क्रियाएँ, जो विशिष्टकृत ज्ञान, तकनीकी दक्षता तथा प्रशासनिक क्षमता से संबंधित होते हैं, उसे चतुर्थ क्रियाएँ कहलाती है। तो याद रखिएगा। देखिए, अनुसंधान मतलब क्या होता है? खोज करना, और जो विकास पर केंद्रित जो क्रियाएँ होते हैं, जिसमें विशिष्टकृत ज्ञान यानी उच्च ज्ञान तथा जो है तकनीकी दक्षता तथा प्रशासनिक क्षमता, यानी कि जो प्रशासन होते हैं, सुरक्षा से संबंधित जो प्रशासन होते हैं, प्रशासनिक क्षमता से संबंधित होते हैं, क्या कहलाते हैं? चतुर्थ क्रियाएँ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत देखिए क्या आते हैं? सुरक्षा आते हैं, ठीक है? सुरक्षा किसके अंतर्गत आते हैं? चतुर्थ क्रियाएँ के अंतर्गत। शिक्षा हो गया, प्रशासन हो गया, शोध हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि, ये सभी चतुर्थ क्रियाएँ के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है? पूछ लिया जाता है कि शिक्षा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत। सुरक्षा किसके क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत। पूछ लिया जाएगा, प्रशासन किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? चतुर्थ क्रियाएँ के अंतर्गत, ठीक है? याद रखिएगा। अब देखिए, पंचम क्रियाएँ से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, पंचम क्रियाएँ क्या होते हैं? देखिए, आधुनिक नवीन विचारों की रचना, यानी कि जो नया-नया विचार योजना बनाते हैं, जैसे योजना, किसी काम की योजना बनाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? आधुनिक नवीन विचारों। देखिए, आधुनिक नवीन विचारों की रचना और उसका पुनर्गठन और व्याख्या, उसका पुनर्गठन और व्याख्या, आँकड़ों की जो है व्याख्या, आँकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नवीन प्रौद्योगिकी यानी नया-नया जो खोज हुआ है, उसके बारे में नवीन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से जुड़ी सेवाएँ पंचम क्रियाएँ कहलाती है। ठीक है? तो याद रखिएगा कि आधुनिक नवीन विचारों की रचना, उसके पुनर्गठन और व्याख्या, आँकड़ों की जो है व्याख्या और प्रयोग तथा नवीन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन से जुड़ी सेवाएँ पंचम क्रियाएँ कहलाती है। तो देखिए, जैसे हम इसके अंतर्गत क्या-क्या आते हैं, देखिए, जैसे हम देखिए सरकारी अधिकारियों, जितने सरकारी अधिकारियों होते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा, पंचम क्रियाएँ के अंतर्गत। देखिए, शोध वैज्ञानिक, शोध करने वाला जो वैज्ञानिक होता है, वो भी जो है पंचम क्रियाएँ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए, व्यावसायिक कर्मचारियों जो होते हैं, वे सभी भी पंचम क्रियाएँ के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग जो है चतुर्थ क्रियाएँ और पंचम क्रियाएँ के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पर्यटन से क्या आशय है? पर्यटन की 2 विशेषताओं को लिखिए। तो पर्यटन से क्या आशय है? यानी कि पर्यटन से आप क्या समझते हैं? पर्यटन किसको कहते हैं? आशय, यानी कि पर्यटन से आप क्या समझते हैं? तो इसकी 2 विशेषताओं को भी लिखना है। तो देखिए, पर्यटन ये एक यात्रा है। पर्यटन क्या है? एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय आमोद-प्रमोद के उद्देश्य की जाती है। यात्रा मतलब होता है क्या? घूमना-फिरना, ठीक है? यात्रा करना, घूमना-फिरना। तो देखिए, पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय जो है आमोद-प्रमोद के उद्देश्य की जाती है। अब देखिए, पर्यटन की विशेषताएँ क्या है? तो देखिए, विश्व में पर्यटन सेवा के क्षेत्र में लगभग 25 करोड़ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, विश्व में देखिए पर्यटन सेवा के क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्राप्त होते हैं? रोज़गार प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा? पर्यटन क्रिया के द्वारा, ठीक है? उसके बाद पर्यटकों को आवास, यानी कि जो घूमने के लिए जाते हैं, उसको आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकान जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय लोगों को जो है पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं, रोज़गार के पर्याप्त अवसर। यानी कि स्थानीय जो लोग होते हैं, उसको रोज़गार के पर्याप्त अवसर जो है प्राप्त होते हैं, जब पर्यटन वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो आप लोग पर्यटन और इसकी विशेषताओं के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विश्व के पर्यटक प्रदेश के नाम लिखें। तो विश्व के पर्यटक प्रदेश, तो देखिए, विश्व के प्रमुख पर्यटक प्रदेश निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। तो देखिए, जैसे भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर के गर्म स्थान, यानी कि भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर के जो गर्म स्थान है, उसके बाद देखिए भारत के पश्चिमी तट हो गया, उसके बाद देखिए विश्व के यत्र-तत्र फैले मनोहरी दृश्य, यानी कि जो सुंदर दृश्य होते हैं, रखने वाले पर्वतीय भाग, वहाँ पर भी क्या होते हैं कि पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए विश्व के राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ऐतिहासिक स्मारक हो गया, उसके बाद देखिए विरासत स्थल हो गया, ऐतिहासिक नगर हो गया, ये सभी क्या है? विश्व के प्रमुख जो है पर्यटक स्थल है। तो आप लोग याद रखिएगा, पर्यटक स्थल, पर्यटक प्रदेश है, तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, महानगर क्या है? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो महानगर क्या है? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? देखिए, महानगर 10 अलग होते हैं। देखिए, महानगर, तो देखिए 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जिसकी नगर की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले हो, उसी नगर को क्या कहते हैं? महानगर कहा जाता है। देखिए,
देखिए, जबकि कई महानगर एवं मेगा नगर मिलकर नगरीय संकुल संकुल बनाते हैं, लेकिन जब कई नगर और मेगा नगर को मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? नगरीय संकुल बनाते हैं देखिए जिसमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि अ, देखिए ये नगरीय संकुलों से भिन्न होते हैं, क्यों भिन्न होते हैं? क्योंकि जब कई जो है महानगर महानगर एवं मेगा नगर मिलकर नगरीय संकुल बनाते हैं, ठीक है? जिसमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या होते हैं, लेकिन नगर की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख होते हैं और देखिए नगरीय संकुलों की जनसंख्या देखिए 50 लाख से अधिक होते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, गैरीसीन नगर क्या होते हैं? इसका क्या प्रकार्य है? ठीक है, तो गैरीसीन नगर देखिए, तो गैरीसीन नगर या छावनी नगर तो याद रखिएगा गैरीसीन नगर को छावनी नगर भी कहते हैं। देखिए वैसा नगर जहाँ सैनिक बसाव किए जाते हैं, यानी जहाँ पर सैनिक बसाव किए जाते हैं, सैनिक को बसाए जाते हैं, उसे गैरीसीन नगर या छावनी नगर कहते हैं। देखिए इन नगरों को देखिए कैंट या कैंटोनमेंट भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा छावनी नगर को देखिए कैंट या कैंटोनमेंट भी कहा जाता है। देखिए इन नगरों में सैनिक अभ्यास, यानी कि सैनिक को अभ्यास कराया जाता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका कार्यालय तथा सेना संबंधी जो है अन्य प्रमुख कार्य किए जाते हैं। देखिए, अब देखिए आमला हो गया, जालंधर यहाँ पर जालंधर कर लीजिएगा, जालंधर जालंधर हो गया, उसके बाद देखिए महू हो गया, बबीना हो गया तथा उधमपुर भारत के प्रमुख गैरीसी नगर है। तो याद रखिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है आमला किस प्रकार का नगर है? गैरीसी नगर है या छावनी नगर है? इसी तरह जालंधर, महू, बबीना, ये उधमपुर ये क्या है? छावनी नगर है, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए रेशम मार्ग के बारे में बताइए। तो रेशम मार्ग देखिए रोमन काल में रोम को चीन से जोड़ने वाले 6000 किलोमीटर लंबा मार्ग था। तो याद रखिएगा रोमन काल में रोम को चीन से जोड़ने वाला 6000 किलोमीटर लंबा मार्ग था। यह मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का उदाहरण है। रेशम मार्ग क्या है? लंबी दूरी के व्यापार का उदाहरण है। देखिए देखिए इस मार्ग से व्यापारी भारत, ईरान ईरान और मध्य एशिया के स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम में बनी ऊन और बहुमूल्य धातुओं और कई कई अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार करते थे। रेशम मार्ग के द्वारा देखिए किन-किन वस्तुओं का व्यापार होता था? तो देखिए रेशम हो गया, रोम में बने ऊन, उसके बाद देखिए बहुमूल्य धातुएँ यानी कि कीमती धातुएँ और अन्य कई कई जो है कीमती वस्तुओं का व्यापार करते थे रेशम मार्ग के द्वारा, ठीक है? इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताइए और देखिए विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन-कौन है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन स्थापित करने के लिए देखिए 30 अक्टूबर 1947 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में गेट की स्थापना स्थापना हुई थी। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन को ही गेट के नाम से जानते हैं। तो देखिए तो क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन स्थापित करने के लिए देखिए 30 अक्टूबर 1947 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखिए गेट गेट की स्थापना हुई थी। देखिए इस समझौते पर 23 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इस समझौते पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 23 देशों ने। देखिए जनवरी 1948 को अंतिम रूप से लागू हुआ और यह समझौता देखिए जनवरी 1948 को अंतिम रूप से लागू हुआ और देखिए जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ को नाम से जाना जाने लगा और अ, देखिए जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ के नाम से जाना जाने लगा और 2023 में 64 देश इसके सदस्य थे। 2023 में इसके सदस्य देश कितने थे? तो 64 देश थे। देखिए इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा जिनेवा है। जिनेवा किस देश में पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है? और देखिए विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य क्या है? आधारभूत कार्य कौन-कौन से हैं? तो देखिए आधारभूत कार्य, तो देखिए यह समूह सभी सदस्य देशों के बीच आपसी विवादों का निपटारा करता है। क्या करता है कि यह समूह जो होते हैं यानी कि विश्व व्यापार संगठन के जो सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई 2 देशों के बीच जो आपसी विवाद है किसी भी प्रकार का, तो आपसी विवादों का निपटारा करता है। देखिए सभी सदस्यों के बीच व्यापार संबंधी नियमों का पालन कराता है और जितने सदस्य देश हैं, उन सभी के बीच व्यापार संबंधी नियमों का पालन कराता है। और देखिए यह समूह व्यापारिक क्रियाओं को वैश्विक स्तर पर आधार प्रदान करता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का जो है किसी भी देश के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है व्यापार से संबंधित। तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ओपेक के बारे में बताइए। ओपेक के बारे में बताइए, इसके प्रमुख उद्देश्य को लिखिए। तो ओपेक के बारे में बताना है और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए ओपेक देखिए वर्ष वर्ष 1960 में विश्व के तेल उत्पादक राष्ट्रों ने इराक के बगदाद बगदाद में ओपेक की स्थापना किया। याद रखिएगा कि वर्ष जो है 1960 में विश्व के तेल उत्पादक राष्ट्रों ने इराक का एक शहर है बगदाद उसमें ओपेक की स्थापना किया। तो देखिए ओपेक का पूरा नाम याद रखिएगा ओपेक देखिए पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का संगठन। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका जो है पूरा नाम याद रखिएगा। देखिए, ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के वियना नगर में है। तो आप लोग से पूछ लिया जाएगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? किस नगर में है? तो याद रखिएगा वियना नगर है। वियना नगर ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है? तो देखिए, ओपेक का उद्देश्य क्या है? तो देखिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों में परस्पर समन्वय तथा एकता स्थापित करना। यानी कि जो देश पेट्रोल को निर्यात करते हैं, उन देशों के बीच जो है समन्वय समन्वय और एकता स्थापित करना, ठीक है?
उसके बाद देखिए पेट्रोलियम के उत्पाद, निर्यात तथा प्रति बैरल मूल्य निर्धारण करना है कि जो देश पेट्रोल को बेचते हैं दूसरे देश को बेचते हैं, तो उस उन सदस्य देशों का काम क्या होता है कि पेट्रोलियम के निर्यातक देशों में परस्पर समन्वय, सभी के बीच क्या होना चाहिए? एकता होना चाहिए, ठीक है? और देखिए पेट्रोलियम के उत्पादन, निर्यात तथा प्रति बैरल मूल्य का निर्धारण सदस्य देशों की सहमति से निर्धारित करना है, ठीक है? उसके बाद देखिए 2020 में ओपेक संगठन में 14 देश सम्मिलित हैं जो इस प्रकार है, तो याद रखिएगा। पूछ लेता लिया जाता है कि 2020 में ओपेक के सदस्य देशों का नाम लिखिए, तो याद रखिएगा ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, उसके बाद देखिए इक्वेटोरियल गिनी और देखिए गैबोन, ये सभी क्या है ओपेक के सदस्य देश है, तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए देखिए, तो ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन थे, यहाँ से जो पढ़े हैं, ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन को भी हल करेंगे, ठीक है? तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है कि दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में अब हल करेंगे। तो देखिए, सबसे देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जननांकीय संक्रमण से आप क्या समझते हैं? सिद्धांत एवं अवस्थाओं का वर्णन करें। तो देखिए जननांकीय संक्रमण, तो देखिए यह एक सिद्धांत है। जननांकीय संक्रमण क्या है? एक एक सिद्धांत है जिसका उपयोग करके किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जाता है और उसका उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो याद रखिएगा जननांकीय संक्रमण क्या है? एक सिद्धांत है, जिसका उपयोग करके किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जाता है और उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। देखिए जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत, देखिए महत्वपूर्ण आधार, उसके बाद देखिए तो महत्वपूर्ण आधार क्या है? देखिए जन्म दर, मृत्यु दर तथा इसके अंतर से होने वाली जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से होने वाली जो जनसंख्या होती है उसी को जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर होती है। ठीक है? तो याद रखिएगा। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी कि महत्वपूर्ण आधार है कि जन्म दर, मृत्यु दर तथा इसके अंतर से होने वाली जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है। देखिए, अब देखिए जननांकीय संक्रमण की अवस्थाएँ, तो देखिए जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएँ हैं। याद रखिएगा जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएँ कौन-कौन है? देखिए प्रथम अवस्था, द्वितीयक अवस्था और तृतीयक अवस्था। तो तीनों के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे। देखिए प्रथम अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है। ठीक है? देखिए द्वितीयक अवस्था में क्या होती है? इस अवस्था में शुरुआत में प्रजनन दर उच्च होती है और तृतीयक अवस्था में देखिए इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही तेज़ी से गिरावट आ जाती है। ठीक है? तो याद रखिएगा प्रथम अवस्था में इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है। अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होंगे तो क्या होगा कि जनसंख्या बढ़ेंगे, ठीक है? और जनसंख्या जब बढ़ेंगे तो अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न होती है। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है, जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है क्योंकि देखिए धीमी इसलिए होती है क्योंकि देखिए क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में उच्च होती है, ठीक है? उसके बाद देखिए शिक्षा का स्तर निम्न होता है, शिक्षा का स्तर निम्न होता है, भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, महामारियों की स्थिति होती है, ठीक है? उसके बाद देखिए द्वितीयक अवस्था, इस अवस्था की शुरुआत में प्रजनन दर उच्च होती है और लेकिन समय के साथ धीमी गति से गिरावट शुरू हो जाती है, स्वास्थ्य में सुधार हो जाती है। द्वितीयक अवस्था में क्या होता है कि स्वास्थ्य में सुधार हो जाती है, मृत्यु दर कम हो जाती है, जनसंख्या का तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है? उसके बाद देखिए तृतीय अवस्था में देखिए तो इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही तेज़ी से गिरावट आ जाती है, जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है, फिर स्थिर हो जाती है, अधिकांश जनसंख्या शिक्षित होने लगती है। तो जननांकीय संक्रमण इसके सिद्धांत के बारे में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए देखिए, विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन करें। तो देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक इस प्रकार है। तो पहला देखिए जल की उपलब्धता, उसके बाद देखिए भूमि आकृति, उसके बाद देखिए जलवायु, मृदाएँ। तो देखिए, तो सभी के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे। देखिए, जल की उपलब्धता, देखिए जल मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता होती है। जल क्या होती है कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग पीने के लिए, कृषि में सिंचाई के लिए, पशुओं के लिए तथा औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। इसलिए जल जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, यानी कि जहाँ पर जल की मात्रा रहते हैं वो स्थान क्या करते हैं जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। उसके बाद की भू आकृति यानी कि भूमि की आकृति देखिए भूमि की आकृति जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। किस कैसे देखिए विश्व के समतल मैदानी भागों में अधिक लोग बसते हैं यानी कि समतल जहाँ पर मैदान होते हैं तो समतल मैदानी भागों में अधिक लोग बसे मिलते हैं क्योंकि यह क्षेत्र जो है कृषि कार्यों के लिए, सड़क निर्माण तथा उद्योग स्थापना के लिए क्या होते हैं अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट है देखिए जलवायु। तो देखिए जलवायु जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। देखिए जिस क्षेत्र की जलवायु अधिक ठंड या गर्म होती है वहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। जिस क्षेत्र की जलवायु या तो अधिक ठंड होगा या अधिक गर्म होती है वहाँ जो है कम जनसंख्या निवास करती है, जबकि मानसूनी तथा शीतोष्ण प्रदेश में अधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद देखिए मृदाएँ, देखिए उपजाऊ मिट्टी कृषि का आधार होती है, इसलिए फसल के लिए उपयुक्त मृदा वाले स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोग निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में बताइए, इसके प्रमुख क्षेत्र एवं विशेषताओं को लिखिए। देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, देखिए इस प्रकार की कृषि विश्व के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित
देखिए आंतरिक अर्ध शुष्क घास क्षेत्रों में की जाती है। देखिए विश्व वाणिज्य अनाथ कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन है? देखिए यूरेशिया के स्टेपीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टेपीज़ किस देश में है? तो याद रखिएगा यूरेशिया में। उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका के पेरिज़, पूछ लिया जाएगा पेरिज़ जो है किस देश में है? तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद देखिए पंपास, पंपास किस देश में है? अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना पंपास हो गया। दक्षिण अमेरिका के बेल्ट्स, बेल्ट्स पूछ लिया जाएगा किस देश में है? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, तो डाउन्स किस में है? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद न्यूजीलैंड के कैंटरबरी, तो पूछ लिया जाता है कैंटरबरी मैदान किस देश में है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड। अब देखिए इसकी विशेषताएँ क्या है? देखिए इसकी मुख्य फसल गेहूँ है, देखिए और जौ, राई, जई तथा मक्का अन्य फसल है। तो याद रखिएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल क्या है? गेहूँ है और जौ, राई, जई तथा मक्का अन्य मुख्य फसल है, ठीक है? उसके बाद देखिए इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। देखिए यह जो है यंत्रीकृत कृषि है, यानी कि यंत्र पर आधारित होते हैं, यानी कि खेत जोतने और फसल काटने में मशीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम तथा प्रति बैरल उत्पादन अधिक होता है। याद रखिएगा इस कृषि में देखिए प्रति एकड़ उत्पादन कम तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मिश्रित कृषि से इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो देखिए मिश्रित कृषि, देखिए वैसा कृषि जिसमें फसल उत्पादन एवं पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। देखिए मिश्रित कृषि की विशेषताएँ, देखिए मिश्रित कृषि में क्या किया जाता है? फसल उत्पादन और पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है। तो विशेषताएँ क्या है? तो देखिए इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन तथा पशुपालन साथ-साथ किया जाता है। खेतों का आकार क्या होता है? मध्यम होता है। गेहूँ, जौ, राई, मक्का, चारे की फसल तथा कंद-मूल देखिए सबसे प्रमुख फसल है। देखिए यह कृषि विश्व के विकसित भागों में की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है देखिए मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन है देखिए? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया के कुछ भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के समशीतोष्ण जलवायु वाले भाग में देखिए मिश्रित कृषि का विस्तार मिलता है, ठीक है? तो आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट्स बनाकर आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है देखिए डेयरी कृषि किसे कहते हैं और किसे कहते हैं और इसके प्रमुख विशेषताएँ एवं क्षेत्र को लिखें। देखिए डेयरी कृषि उद्योग, देखिए वैसा कृषि जिसमें दूध व दूध से निर्मित पदार्थों के लिए दुधारू पशुओं के पालन-पोषण के व्यवसाय किया जाता है, उसे डेयरी कृषि कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसा कृषि जिसमें दूध हुआ, दूध से निर्मित पदार्थों के लिए देखिए दुधारू पशुओं का पालन-पोषण के व्यवसाय किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? डेयरी कृषि कहते हैं। जैसे देखिए घी, मक्खन, पनीर आदि कार्य। देखिए डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताएँ। देखिए इस व्यवसाय में सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष तकनीक की सहायता से दुधारू पशुओं का पालन पालन किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इस व्यवसाय में सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष तकनीक की सहायता से दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। उसके बाद देखिए इस व्यवसाय में गहन गहन मानवीय श्रम तथा पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा चिकित्सा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है डेयरी कृषि में। उसके बाद देखिए इस व्यवसाय में पशुरीकरण की सुविधा होती है, यानी कि पशुरीकरण मतलब होता है कि जो डेयरी उत्पाद होता है, उसको क्या किया जाता है, लंबे पशुरीकरण प्रक्रिया के बाद वो लंबे समय तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, खराब नहीं होते हैं, ठीक है? तो इस व्यवसाय में पशुरीकरण की सुविधा उपलब्ध होती है। उसके बाद देखिए इस व्यवसाय में पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है और देखिए इस व्यवसाय से प्राप्त विभिन्न डेयरी उत्पादों को दीर्घ समय तक संरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है? उसके बाद देखिए डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन है? देखिए उत्तरी पश्चिमी यूरोप डेयरी कृषि का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेयरी कृषि का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन-सा है? तो याद रखिएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। उसके बाद देखिए कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया, ठीक है? तो आप लोग को जो है टॉप 20 क्वेश्चन का ये सेट समाप्त हो चुका है। इसका पीडीएफ देखिए, इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिखा होगा पीडीएफ लिंक, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बनाकर आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे जो है अगली वीडियो में। धन्यवाद।